Hello everyone, very warm welcome to my channel Ernest Physician. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्या है, जिसे हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्या है और इसके क्या कॉजेज़ होते हैं और क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, किन किन वजहों से होते हैं ये, और फिर उसके बाद हम इनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, कितनी तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फिर क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, और फिर उसके बाद क्या जांचें या इन्वेस्टिगेशन कराएं हम जिससे हमें पता चले कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक आया है, और एट लास्ट हम पेशेंट की मैनेजमेंट कैसे करें। ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्या है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और इसमें क्या होता है कि जो हमारे मायोकार्डियल, इसे जानने से पहले मैं कुछ जनरल टर्म्स के बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे हमारा हार्ट है, ये मान लेते हैं, ठीक है, और हमारे हार्ट में ये 4 चैम्बर्स है। तो हार्ट की जो लेयर होती है, यानी कि इसकी जो दीवार होती है, वो 3 लेयर की बनी होती है। लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2 एंड लेयर नंबर 3। जो आउटर लेयर होती है इसे हम कहते हैं एपिकार्डियम। ठीक है, जो मिडिल लेयर होती है उसे कहते हैं मायोकार्डियम, और जो इनर लेयर होती है इसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम। फाइन, आज हम जिस लेयर की बात करने वाले हैं वो मिडिल लेयर, सेकंड लेयर मायोकार्डियम की बात करने वाले हैं। ठीक है, ये हार्ट की मस्कुलर लेयर है। अब नेक्स्ट थिंग कि अपने हार्ट में क्या इसकी लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा निकलती है, जो कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो होती है, प्योर ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी को दे रही होती है। तो खुद ओटा से अपने हार्ट के मसल्स को भी तो प्योर ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए ना काम करने के लिए। तो उसमें से 2 आर्टरी ओरिजिनेट होती है मेन, एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये 2 तरह की आर्टरीज होती हैं, फिर इनकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं। तो कोरोनरी आर्टरीज क्या हुई? कोरोनरी आर्टरीज वो हुई कि जो हमारे हार्ट के मस्कुलर लेयर को या हार्ट के मसल्स को या हार्ट के टिश्यू को सप्लाई करे। ठीक है, अब हम बात करते हैं होता क्या है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या हो जाता है कि ना टिश्यू की डेथ हो जाती है, यानी कि टिश्यू की नेक्रोसिस होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई ब्लड वेसल है। ठीक है, ब्लड वेसल में क्या हो रहा है? ब्लड सप्लाई होगा। ब्लड सप्लाई होगा किसे? किसी एक टिश्यू को। ठीक है, मान लेते हैं इस टिश्यू को ब्लड सप्लाई मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो ब्लड सप्लाई अब आगे तो नहीं जा सकती। ठीक है, ब्लड सप्लाई यहीं रुक गई। इससे क्या होगा? इस टिश्यू की डेथ हो जाएगी और सेल डेथ होने लग जाएगी धीरे धीरे। तो एक तरीके से ये इसमें होता यही है कि जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, या तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाए किसी वजह से, ठीक है, या फिर अपने हार्ट की जो मायोकार्डियल टिश्यू हैं उनकी डिमांड बढ़ जाए, तो वहाँ पे नेक्रोसिस के चांसेस देखने को मिलते हैं। तो मेन 2 रीज़न होता है, या तो सप्लाई कम हो जाए या डिमांड बढ़ जाए। इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस जो भी होता है उसे हम कहते हैं मायोकार्डियल नेक्रोसिस। ठीक है, इस पूरे प्रोसीजर को अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स लगते हैं कंप्लीट होने में। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक के। ठीक है, सबसे पहले है इश्चीमिया। इश्चीमिया का मतलब क्या होता है? इश्चीमिया का मतलब होता है कि सेम जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, ये हमारे एक टिश्यू को सप्लाई कर रही है ब्लड। अब यहाँ ब्लड किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, या तो यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या फिर यहाँ कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाए, तो यहाँ प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो यहाँ के टिश्यू की सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इश्चीमिया। तो इसमें जो रीजंस हो सकते हैं वो ये हो सकता है, या तो डिक्रीज़ कोरोनरी ब्लड फ्लो, जैसे भी हमने कहा कि ब्लॉकेज हो जाएगी तो उसकी वजह से कोरोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाए, या फिर हो सकता है कि बॉडी में उस वक्त जो फ्लूइड है या फिर जो ब्लड है वो ऑलरेडी कम है। उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल हो, कोई हेमरेज चल रहा हो, या फिर पेशेंट एनेमिक हो, या बॉडी में हाइपोटेंशन का केस हो पेशेंट, या फिर पेशेंट शॉक में हो। ठीक है, इन सब के दौरान क्या होगा कि जो अपनी
हार्ट की जो वेसल्स हैं जो हार्ट के मसल को सप्लाई कर रही, हार्ट की 2 वेसल्स थी जो सप्लाई कर रही थी, बताया था हमने कोरोनरी आर्टरीज, एक लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, एक राइट कोरोनरी आर्टरी होती है। अब ये ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो उसके वजह से क्या होगा, आगे की जो सेल्स हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, किसी भी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो आगे की जो सेल्स हैं उनकी तो डेथ होगी ना, टिश्यू डेथ होगी, नेक्रोसिस हो जाएगी। तो फिर इसमें क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन देखने को मिलेगा हमें एज अ रिज़ल्ट। द नेक्स्ट थिंग इज़ की डिमांड बढ़ जाए मायोकार्डियम की। मायोकार्डियल डिमांड कब बढ़ेगी, यानी कि हमारे जो हार्ट के जो मस्कुलर लेयर हैं उनकी डिमांड, उनको ज़रूरत कब ज़्यादा होगी, या तो कोई हम बॉडी में स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम एक्सर्ट कर रहे हैं ख़ुद को, उस वक्त हमारा हार्ट क्या होता है बहुत तेज़ बीट कर रहा होता है, ठीक है, या फिर हम कोई इमोशनल ट्रॉमा से सफ़र कर रहे होते हैं, उस वक्त भी हमारा हार्ट बहुत तेज़ बीट कर रहा होता है। तो इसकी ड्यूरिंग क्या होता है, मायोकार्डियल डिमांड ज़्यादा होती है। और अगर डिमांड को आप, यानी अगर हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी और हमें खाने को नहीं मिले तो क्या होता है, गुस्सा होता है, ठीक है, इंसान में कमज़ोरी फील होने लगती है, तो वैसे ही टिश्यू की डेथ होने लग जाती है, ठीक है। और क्या रीज़न हो सकता है कि हमारे हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो जाए। हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट मतलब कि हार्ट का मान लेते हैं ये नॉर्मल साइज़ है, अब इसी नॉर्मल साइज़ से हार्ट इंक्रीज़ हो जाए साइज़ का, तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है, यानी कि मान लेते हैं मतलब कोई भी इंसान होता है वो जिम में जाता है, वो अपनी बॉडी बिल्डअप करता है, तो जैसे जैसे उसकी बॉडी बिल्डअप होती है वैसे वैसे उसको फूड की, प्रोटीन की नीड भी ज़्यादा होती है। इसी तरीके से हार्ट को ब्लड सप्लाई की भी नीड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई नहीं मिल पाएगी, तो अगेन इस्चेमिक मायोकार्डियल इस्चीमिया होगा और एज अ रिज़ल्ट हार्ट अटैक के साइन देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस मतलब कि हमारी जो आर्टरीज और जो वेसल्स हैं उनमें प्लाक का डिपॉजिशन हो जाना या कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिशन हो जाना, जिससे आगे ब्लड सप्लाई नहीं जा पाए, ठीक है, ब्लड सप्लाई आगे रुक जाए। नेक्स्ट थिंग इसकी रप्चर ऑफ एथ्रोमा और प्लेटलेट डिपोजिशन, यानी कि जो भी प्लाक और या जो भी प्लेटलेट का डिपॉजिशन हुआ है वो रप्चर हो जाए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ एम्बोलिस। एम्बोलिस का किसी अदर साइड से आ जाना। एम्बोलिस क्या होता है कि मान लेते हैं ये एक वेसल है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे प्लेटलेट का डिपॉजिशन हुआ, ये इसी साइड पे रहे तो इसे हम थ्रोम्बस कहेंगे, और अगर यही ये डिटैच होकर के वेसल्स में घूमने लगे, ठीक है, और जब तक एक नैरो वेसल नहीं मिले जहाँ आकर ये अटक जाए तब तक ये डिटैच होकर के घूमते रहे तो उसे हम एम्बोलिस कहेंगे, ठीक है। आगे की जाने वाली ब्लड सप्लाई को ये वापस रोक देगा, कहीं भी जा कर के अटक जाएगा तो एम्बोलिस की वजह से भी इस्चेमिक साइन देखने को मिल सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग इज़ कि कोई ट्रॉमा या वेजोस्पाज्म या आर्थराइटिस या थ्रोम्बोटिक डिजीज़ की वजह से भी ये मायोकार्डियल इस्चीमिया या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और उससे भी अगली की बात करें तो रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में यही है मेन कि या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है पेशेंट का, ठीक है, या तो फिर पेशेंट ओबीज़ है, और या तो फिर पेशेंट स्मोकिंग ज़्यादा करता है, ठीक है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम कि कितने तरह के होते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब अगर बात करें हम लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है, लोकेशन यानी कि किस एरिया में, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे 2 कॉलोनीज़ के ब्लॉक है, ठीक है, एक तरफ पाइप का सप्लाई दूसरा है और दूसरी तरफ पाइप का सप्लाई दूसरा है। अगर यहाँ के पाइप की सप्लाई यानी कि यहाँ की पानी की सप्लाई रुक गई तो अकाल कहाँ पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है ब्लॉक बी में, ठीक है। और अगर यहाँ मतलब ब्लड सप्लाई या पानी का सप्लाई रुक गया तो अकाल कहाँ पड़ेगा, ब्लॉक ए में। इसी तरीके से हमारे हार्ट के अलग अलग रीजन में ब्लड सप्लाई रुकेगी तो उसके अकॉर्डिंग वो उसका लोकेशन के अकॉर्डिंग उसका इस्चीमिया देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे हमने पहले बताया था कि हमारे हार्ट में मेजरली 2 लेयर 2 वेसल से सप्लाई कर रही होती हैं, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। अब अगर लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांच है लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, यहाँ ब्लॉकेज हो जाए तो एंटीरियर सेप्टल वॉल एमआई देखने को मिलेगा। वही अगर इसकी ब्रांच सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में हो जाए तो पोस्टीरियर वॉल और लेटरल वॉल एमआई देखने को मिलेगा। और अगर राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए तो हमें इंफीरियर वॉल एमआई देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व,
ठीक है, उसके हिसाब से कितने तरह के होते हैं, यानी कि जैसे कि अभी हमने बताया हार्ट के 3 लेयर्स हैं, ठीक है। अब अगर हार्ट की पूरी लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यानी कि पूरी की पूरी लेयर्स में नेक्रोसिस हो रही है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसम्यूरल, ठीक है। वहीं अगर हार्ट के इनर 1/2 और 1/2 ऑफ द लेयर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे सबएंडोकार्डियल। तो यानी 2 तरह के होते हैं इसमें, लेयर्स के इन्वॉल्वमेंट के टाइप 2 तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांसम्यूरल, एक होता है सबएंडोकार्डियल। ट्रांसम्यूरल को हम एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं, सबएंडोकार्डियल को हम नॉन एसटी एलिवेशन एमआई भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं मेजरली ईसीजी के थ्रू। ईसीजी में जो हमें एसटी एलिवेशन एमआई है, उसमें हमें एसटी सेगमेंट का एलिवेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और वहीं जो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन है, उसमें हमें एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ये एसटी सेगमेंट का एलिवेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। Thank you for watching this video. For any doubt, comment down below.